बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। इस मुल्क के अंदर सालिसी का किरदार अदा करना चाह रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सालिसी का किरदार अदा नहीं करना चाहिए इन हालात के अंदर, क्योंकि जो हालात क्रिएट किए गए हैं वो शायद किसी शख्स के मफाद के लिए, किसी पार्टी के मफाद के लिए हैं, लेकिन अवाम तंग हैं। इस मुल्क के अंदर डिमांड की जा रही है इस टाइम पे किसी भी तरह से इलेक्शंस कराए जाएँ। लेकिन हमने देखा कि आज वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने इजलास में काफ़ी बातें की और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, आइन व कानून की पाबंदी कराना है। अब आइन व कानून की पाबंदी सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कराएगी अगर यहाँ पर ये हालात है कि दोनों पार्टियाँ आपस में बैठने को तैयार नहीं हैं। फिर अगर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान का कुछ आपस में जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि शायद म्यूचुअली डिसाइड किया जाए, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और तमाम वफ्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिला जाके परवेज़ खटक साहब थे और साबिका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, और हमने देखा कि वो जो मुलाकात थी एक अच्छी मुस्बत मुलाकात थी। लेकिन इसके बाद आज जो कुछ हुआ, वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ फरमाया और जितनी बातें की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, जो कुछ कहा और यही कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क की मईशत का, इन्होंने यानी इतना क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मेरा ख्याल है जब आपकी सालिसी हो रही हो, जब आप मिल बैठ कर कोशिश कर रहे हों किसी चीज़ पर एक म्यूचुअल कंसेंसस के लिए, तो शायद आपको तब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने भरपूर आड़े हाथों लिया इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर उसके साथ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, जो उनका किरदार है ऐसा नहीं होना चाहिए है। पार्लियामेंट जो चाहे करे, पार्लियामेंट को कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि जो कुछ अगर पार्लियामान के किए गए तमाम फ़ैसले जो भी हों उनका एहतराम करना चाहिए है हर इदारे को, और स्पेशली अदलिया को, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चूँकि इस टाइम पे शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि टसल जो है इट इज़ बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीद इलाही साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। और अपनी बात का आगाज़ करूँगा नवीद इलाही साहब से। सर, जिस तरह देखा कि आज वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत इजलास, और उसमें एक नई बात भी सर आ रही है कि शायद तौहीन पार्लियामेंट की एक नई कोई कोई नया बच्चा पैदा होने लगा जिसका नाम होगा तौहीन पार्लियामेंट, और इस बच्चे को प्रमोट करने का सोचा जा रहा है। कोई 3 अहम शख्सियात है जिनको इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने पर गौर किया जा रहा है। सर, क्या हो रहा है यहाँ पे नवीद इलाही साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो मसाइल इस वक्त पैदा हो चुके हैं, ख़ास तौर पे जैसे आपने खुद फरमाया कि अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने हैं जी, ये सबसे ही अगली सिचुएशन है। ये जो बातें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये मेरा ख्याल है सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है। ठीक है। और जो आपस में मिल बैठने की बात है, सोल्यूशन एक ही है। इलेक्शंस अगर बगैर रूल्स ऑफ गेम तय किए बगैर होंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। पहला स्टेप यही होना चाहिए कि तमाम पार्टीज बैठें, मुज़ाकरात करें, रूल्स ऑफ द गेम तय करें, और वो पार्लियामेंट में ही कर लें। ये जाहिर है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम बॉडी है, उसी की कोख से जो है आइन निकला है, तो उसका एहतराम करना पड़ेगा। देखिए, 22 करोड़ लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो सारी पार्टीज मौजूद हैं, आपस में बैठ के बात करें। किसी को, अदलिया को या किसी और को उसमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि अदलिया के अपने वक़ार के लिए वो नुकसानदेह होगा, क्योंकि जिस तरह की मुखासमत, सियासी इंतशार फैल चुका है और ये मड स्लिंगिंग हो रही है, उसमें अगर इन स्लॉग ओवर्स में अगर अदलिया भी अपना जो कभी इधर से इल्ज़ाम लग जाता है या उधर से लग जाता है, उन पर पार्टिजन होने का इल्ज़ाम लगेगा, तो उनका वक़ार मजरू होगा। सिर्फ हल एक ही है, सबसे पहले मुज़ाकरात, बैठें, आपस में बात करें। जो बातें प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं वो एक प्रेशर टैक्टिक है, पीछे की बात ताकि भूल ना जाए कि पहले क्या होता रहा, क्यों हम इस नहज पे पहुँचे हैं, ताकि जब बैठें तो उस वक्त के एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो। मेरा तो यही ख्याल है कि ये एक स्ट्रेटजी है। यही स्ट्रेटजी शायद मरीम नवाज साहिबा ने भी अपनाई थी और अपने बहुत से जलसों में मैलाइन किया, बड़े जजेस को बाकायदा नाम लेकर तस्वीरें लहराई गई, जो कुछ किया गया जुडिशरी के अगेंस्ट। हमने देखा कि शायद यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने 97 में भी पार्लियामेंट पे जो कुछ हुआ वो किया, और आज फिर वही पार्टी बरसर इक़्तिदार है, और शायद उसी किस्म की हरकतें रिपीट करने की कोशिश की जा रही है।
और पार्लियामेंट इसी तरह से पार्लियामेंट का पूरी का नाम लेकर। लेकिन एक्चुअली देखें यहाँ पर जिस तरह से आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि पार्लियामान के किए गए तमाम फैसलों का एहतराम करना चाहिए, क्या पार्लियामेंट इस टाइम पे जो पार्लियामान को होना चाहिए क्या वो है जब व्हेन देयर इज़ नो अपोजिशन इन द पार्लियामेंट? यहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट लोग ही नहीं हैं, बल्कि जो कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर हमने देखा कि उसके बाद जो लोग इस टाइम पे विराजमान हैं और जो एक सबसे बड़ी सियासी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स इन द पार्लियामेंट। दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट में है ही नहीं है, वो अपोजिशन में है ही नहीं है, और उनके ना होने के बावजूद जो कानून साजी, जो फैसले साजी की जा रही है। आरिफ भट्ट साहब, सवाल मेरा आपसे है सर, पार्लियामान के किए गए फैसलों का एहतराम तो सर करना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट को भी तो कंप्लीट पार्लियामेंट होना चाहिए, तभी उनके फैसलों का एहतराम भी किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखें जी, एक सवाल है कि पार्लियामेंट सुप्रीम में है या आइन सुप्रीम है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखें, मैं एक बात आपके सामने करना चाहता हूँ कि जहाँ से हमने ये जमहूरियत ली है, जहाँ से ये जिस कोख से ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट निकला है, उनके अपने मुल्क में पार्लियामेंट जो है वो मुकद्दस है, क्योंकि वहाँ पर अनकॉन्डिफाइड जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे पास कॉडिफाइड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि लिखा हुआ है। उनका लिखा हुआ कानून नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों से कानून को ले लेते हैं, जिसमें एक स्टैचू भी है, जिसमें एक उनकी जो मुख्तलिफ लॉज हैं, जिसमें कन्वेंशन लॉ भी है, जो वो जहाँ से जमहूरियत निकली वो लेते हैं। पाकिस्तान में एक कॉडिफाइड यानी कि लिखा हुआ कानून है, लिखा हुआ आइन है, जिस पर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशंस की जरूरत है। यहाँ पर पार्लियामेंट नहीं, मैं जो समझता हूँ कि आइन मुकद्दस है कि जो लिखा गया, भले वो पार्लियामान ने ही बनाया है। अब पार्लियामान बनाए हुए अपने ही कानून की अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर उसे क्या कहेंगे? ये मैंने और आपने तो नहीं लिखा, ये तो 90 दिन इलेक्शन भी आइन में लिखा है। तो उन पार्लियामान के जो मुअज़्ज़ज़ अरकान थे, जो उसको सिलेक्टेड थे, जिन्होंने 1973 में ये कानून बनाया था, तो ये तो उन्हीं का बनाया हुआ कानून है। देखिए, मस्जिद तो बना ली शब्बर में, इमाम की हरारत वालों ने, मन पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। हुआ ये है कि ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट का जो फलसफा है, ये उन लोगों के हाथ में आ गया जो शुरू से मलूकियत के पैरोकार थे, जो बादशाहत पे यकीन रखते थे, जो शाही फरमान के जरिए अवाम को अपने जेरे ताब रखना चाहते थे, ठीक है, उनके वसाइल पर काबज रहना चाहते थे, उनसे जबरी मशक्कत के जरिए अपने मामला को चलाने चाह रहे थे। अब उन्होंने ये जो जमहूरियत का नकाब पहन लिया है, बिलाल साहब, ये फिट नहीं आ रहा, वो बार बार उतर जाता है उनके उन्हीं शौक इरादों से, उनके उन्हीं बलबलों से, उनके वही जो करता धरता जो रहे हैं, उनके जो खुशामदी जो रहे हैं, वो नकाब फिट नहीं हो पा रहा, वो बार बार उतर जाता है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को ज्यादा अजियत का जो खबर सुनाई हुई है। काफिर की फिर भी जो दर्जा है, मुनाफिक से जो दर्जा वो सबसे, यानी कि काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर, ये निजाम ही मुनाफिकाना है। यानी कि जमहूरियत के नकाब में यहाँ पर जो बादशाहत का रूल हो रहा है, जो यहाँ पर मलूकियत के पैरोकारों ने अपना शिकंजा जमाया हुआ है, उनसे यह निज़ाम चल नहीं पा रहा। ये हमने बड़ी मुश्किल से 1973 में सब ने मिलकर आइन तो बना लिया। मुझे बताएं, पार्लियामान के बनाए हुए इस आइन को क्या पार्लियामान के वो मौजूद नुमाइंदे बुनियादी हुकूक दे सके? वो फंडामेंटल राइट्स जिसके लिए स्टेट चलती है, वो 24 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान में रहते हैं, क्या उनके हिस्से में कुछ आया? क्यों रियासती या आईनी उनको हुकूक मिले? तो ये पार्लियामान ने क्या खुद अपने बनाए हुए कानून के साथ नफी नहीं की? क्या उन्होंने ये तौहीन आइन नहीं किया कि उन्होंने अपने बनाए कानून के ऊपर आज तक इंप्लीमेंटेशन ही नहीं की, कि उस पहरे को आज तक साइलेंट रखा हुआ है जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। यानी कि वो बताता है कि रियासत जो है हर शहरी को इज्जत भी देगी, रोजगार भी देगी, छत भी देगी, तालीम भी देगी, सेहत भी देगी, सब कुछ यहाँ पर बिक रहा है। तो वो मुझे बताएं कि वो पार्लियामान जो मौजूद हमारे अरकान जिन्होंने ये आइन बनाया था, उन्होंने इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, इसमें कोई शक नहीं। बट आपकी बात यही बात है कि आज जो है, आज सबसे बड़ी जो अहम चीज वो बात है कि वो खुद अपने बनाए हुए कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, क्योंकि उसको नहीं मानते। पहले उनका खेल चल रहा था, बारियां लगी हुई थी, तमाम का तमाम एक का मोटिव था, वो यही था कि वसाइल को लूटने हैं, जैसे तैसे लूटने हैं। और ये भी मैं बात बता दूं बिलाल साहब, ये सोचने वाली बात है, जिन्होंने करप्शन की वो इंडिविजुअल नहीं थे, उनके पास पूरे गैंगस्टर ने उनको सपोर्ट किया। क्या मुझे बताएं कि एक आम इंसान जो यहाँ पर एक छोटा सा कारोबार भी कर ले, वो
किसी इदारे से बच सकता है अगर वो वायलेशन करे? तो जिन्होंने करप्शन की उनसे करप्शन करवाई की तो किन्होंने करवाई, ये एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है वो रियल में ओपोजिशन के रूप में इमरान खान उनके सामने खड़ा है और इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता इस सिस्टम के साथ, वरना तो सारा खेल खत्म हो जाए। तो आज जाके कहीं लड़ाई खत्म होती है तो उसकी वजूहत यही है कि इमरान खान नहीं चाहता कि वो करप्शन ज़्यादा लोगों के साथ बैठकर सौदेबाजी करे। यही वो उसका एक जो गेम ओवर पॉइंट है। अगर आप इमरान खान उनके साथ बैठकर तस्वीर कर ले, उनसे सालसी कर ले, तो लड़ाई किस चीज की? मसला यहां पर कोई आइन को कौन मानता है मुझे बता तो दें। किसने मुझे, जितने भी हमारे मौजूद, अगर हमारा आइन देखें तो आर्टिकल 2A हाकमियत है यहां पर अल्लाह ताला की। हम कोई कानून ले ही नहीं सकते जो उसके खिलाफ हो। मुझे बताया कि कौन सा ऐसा कानून जो अभी हमारी पार्लियामेंट बना रही है जिससे अवाम को फायदा मिल रहा हो, अल्लाह उसके रसूल के कानून की तशरीह होती हो और अवाम के मसाइल खत्म होते हो, महंगाई खत्म होती हो, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हो। मैं भी हुकूमत के साथ जाके खड़ा हो जो मैं भी अपनी बात बुलंद करूं कि ये हुकूमत अवाम को डिलीवर करना चाहती है, ये अवाम को उसके फंडामेंटल राइट्स देना चाहती है, ये आइन के ऊपर अमलदारी चाहती है। कौन कर रहा है मुझे बताएं? अपनी जाती लड़ाई है, वो है इक़्तिदार की रस्साकशी। इसमें कोई शक नहीं है, इस टाइम पे इक़्तिदार की रस्साकशी ही जारी है हर तरफ। और जिस तरह से आपने बात की आर्टिकल 2A की हाकमियत अल्लाह की है, अगर हाकमियत अल्लाह की हो और अगर हम इस आइन पर पाबंद हों और इस पर अमल पैरा हों तो मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम ही ना हो। हम जिस सूदी निज़ाम के ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है, जो सिस्टम सारा चल रहा है, आई थिंक सूद के बड़े क्लियरली इस्लाम के अंदर डिफ़ाइन किया गया कि सूद के अगेंस्ट क्या बातें हैं और हमारा पूरा सिस्टम ही सूद पे चल रहा है। नवीद इलाही साहब, जिस तरह से आरिफ भट्ट साहब ने फरमाया और बड़ी ज़बरदस्त बातें की उन्होंने, और आइन की बात करते हैं हम सर, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। कोई भी रियासत आवाम से टैक्स क्यों लेती है? यहाँ पर अगर आज आप कहीं बाहर चले जाएं या मैं चला जाऊँ, किसी शख्स से पैसे मांगे, कोई शख्स 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, लेकिन रियासत अवाम रियासत को टैक्सेस क्यों देते हैं? टैक्सेस इसलिए देते हैं कि रियासत उनकी बेहतरी के लिए काम करे, यानी उनकी बेसिक जो नीड्स हैं, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन और किसी भी किस्म की तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं खाने पीने की, उनको सब्सिडाइज्ड मिलें। हमारे मुल्क के अंदर तो कोई चीज़ भी फ्री नहीं मिलती सर। यहाँ पर तो सब्सिडाइज्ड होना बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेनी हो तो यू हैव प्राइवेट स्कूल्स, आपको क्वालिटी इलाज चाहिए है, आपको किसी किस्म के अच्छे हॉस्पिटल चाहिए तो प्राइवेट मौजूद हैं, आपको कुछ भी चाहिए तो प्राइवेटली एवरीथिंग इज अवेलेबल विच यू हैव टू पे फॉर। लेकिन रियासत क्या कर रही है यहाँ पे सर? टैक्सेस तो ले रहे हैं, लेकिन क्या आइन के मुताबिक आवाम के साथ वो सब कुछ हो रहा है जो आइन में लिखा है? सर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि आइन जो है वो मुकद्दम है और मुकद्दस है। जो उन्होंने मिसाल दी यूके के आइन की जो कि अनरिटन है जी, लेकिन उस पर जो उसको फॉलो करते हैं वो लेटर एंड स्पिरिट में करते हैं। और इस हद तक किया जाता था कि एक बादशाह ने जो टैक्सेशन कर दी विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, मेरा ख्याल है किंग चार्ल्स I थे जी, जिसको सजाए मौत दे दी गई। ही वॉज beheaded। उन्होंने कहा भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बनाया इतनी मेहनत से, ये डेमोक्रेसी इसलिए नहीं लेके आया कि बादशाह सलामत आप इस तरह की हरकत करें। तो उसमें तो ना लिखे हुए भी इतना लेटर एंड स्पिरिट पे उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो आइन है इसको तो बार बार जो है वो तराज किया मिलिट्री डिक्टेटर्स ने। अब हमारा सबसे बड़ी मसला ये कि हम चीखते तो हैं इस बात पे कि जी इसको हुकूमत ये कर रही है, रियासत ये कर रही है। जो एट्रीब्यूट्स हैं डेमोक्रेसी के, या ये ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो, इसमें अकाउंटेबिलिटी हो। अब आप देखें कि हमारे से नहीं पूछा जाता, बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, अवाम उससे आगाह नहीं है। पीछे अभी एक जो उनकी एक हामिद मीर की एक गुफ्तगू आई कि जी वो फैसला किया था कश्मीर के मुतल्लिक। मैं ये पूछता हूँ कि हमारे से पूछे क्यों? हम तो हमें ट्रीट कर रहे हैं लाइक अ पीस ऑफ फर्नीचर, चैटल की तरह, इसलिए कि 99% लोगों ने तो कभी आइन खोला ही नहीं होगा। आपको आगाही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है। आप पढ़ते रहे हैं हमेशा किताबों में कि प्री रिक्विजिट क्या है जमहूरियत का, वो है एजुकेशन। ठीक है, ना आपके पास तालीम है, ना इल्म है, ना आप उसके पास जानते हैं, ना आपको आइन का पता है कुछ। 99% मैं गारंटी देता हूँ कि उन्होंने खोल के नहीं पढ़ा ये क्या है। तो इसलिए उनका हक है कि आपको जो चाहे फैसला आप पे थोप दें। अगर आपके पास ये नॉलेज होगा कोई आप फिर फैसला ये थोपने नहीं देंगे। दूसरी बात मैं ये करूं कि ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, यहाँ कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है, ये सिस्टम ऐसा है जिसमें हर सियासी पार्टी का हदफ जो है वो हुसूल इक़्तिदार है। ठीक है, और उसके लिए वो कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं। ठीक है,
किसी ने कुछ लिबादा उड़ा हुआ है, किसी ने कुछ और लिबादा उड़ा हुआ है। ये बात कर रहे हैं कि जी वो करप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो मेरा ख्याल है लिटमस टेस्ट जो है परवेज़ लाई है। ठीक है ना, अगर ऐसी बात होती तो उनके साथ इस तरह सीने ना लगाया जाता। सिर्फ बात यह है कि हसूल इक़्तिदार की जंग जारी है। जो मैंने पहले बात की उस, अगर इन्हें थोड़े देखें, आप तो उठ के तहरीक तालिबान के साथ भी गुफ्तगू करने को तैयार हैं, आप इंडिया के साथ भी गुफ्तगू करने को तैयार हैं, मुल्क के अंदर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि किसी तरह इक़्तिदार में पहुंचा जाए, जो अपने वोट है उनको इंटैक्ट रखा जाए, उनका लहू गरमाया जाए कि हम बड़ा स्टांस लिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है। दे विल हैव टू सेट, बैठेंगे, मेज़ पे आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, रूल्स ऑफ गेम तय करेंगे, फिर इलेक्शन फ्रूटफुल होंगे। अगर इलेक्शन आप करा भी दें, उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा? दूसरी पार्टी इंतशार पे आ जाएंगी, या अगर ये खुद भी आए और कहें जी 2/3 नहीं मिली तो लिहाजा मैं और छोड़ डालूंगा, तो ये कभी भी अमन अमान नहीं होगा जब तक ये बैठ के मामला तय नहीं कर लेते। सर, बैठ के मामला तो तय करने चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज जो कुछ कहा गया, और मौलाना फजलुर रहमान साहब मतलब बड़े अहम रुकन हैं, PDM के सदर भी हैं, लेकिन असेंबली के अंदर मेरा ख्याल है सिर्फ 4 सीट्स हैं मौलाना साहब की, और मौलाना साहब जितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो अड़े हुए हैं एक बात के ऊपर, वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं होंगे? आज की भी उनकी स्टेटमेंट यही थी मौलाना साहब की कि उन्होंने कहा कि किसी सियासी शख्स से मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, ऐसे शख्स से नहीं हो सकते हैं। आप जब इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अब आपके पास यानी आपस में मुज़ाकरात यानी कंसेंसस ही एक रास्ता रह गया है, जो आप भी खुद समझ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं, तमाम जमातें कह रही हैं, पीपल्स पार्टी ये कह रही है, बिलावल भुट्टो साहब मनाने गए हैं मौलाना साहब को, मौलाना साहब मान नहीं रहे, तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं, और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब ही हैं सिर्फ जो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। आपको क्या लगता है? और स्पेशली फिर आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, जब आप कंसेंसस में किसी पार्टी के साथ आ रहे हो, तो क्या इतना कुछ दोबारा से उस पार्टी को बोलना चाहिए है? या मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी यही कुछ होता था, मुस्लिम लीग नून करती थी और पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ ये करती थी, तो शायद अब इनको इस टाइम पे राइवल पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही है, मुज़ाकरात होते भी रहेंगे तो ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा। ये मुज़ाकरात जो है ना, मुज़ाकरात आप देखिए कि तरीक़ाकार क्या है। आप दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे होते हैं जी, तो आपको साथ खबर भी आ रही होती है कि फ़लाँ जगह पे हमला कर दिया, फ़लाँ जगह पे फायरिंग हो गई, फ़लाँ पे सोल्जर को शहीद कर दिया या उसको मार दिया जी, चीज़ें चल रही होती हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो ये जो है ना, ये लोगों को, मैं से अर्ज़ कर रहा हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और लोगों के लहू गरमाने का, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने का और इक़्तिदार अपने का रास्ता सीधा रखने का सारे अहदाफ हैं, और कुछ भी नहीं। तमाम का अक्रॉस बोर्ड सारे ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली क्या होगा कि किसी ना किसी ने इनको पकड़ के बैठाना है यहाँ पे मेज़ पे। अगर ये इतने गैर संजीदा हैं और इतने ये इमेच्योर हैं कि उसी अपने मुखासमत में इस हद तक जा रहे हैं कि बैठ भी नहीं सकते, तो फिर तो इनको हक ही नहीं लोगों से वोट लेने का। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्ले नहीं करना। जब 22 करोड़ का नुमाइंदों को 4 लोगों ने फैसला नहीं करना। जो पावर्स दैट बी, जो हमारे यहाँ पे हमेशा खेलती हैं और आगे और पीछे रहते हैं, अगर वो इनको कहें, और उन्होंने सबको बार बार चलाया है, आज भी एक को कहेंगे आप आ जाएं तो आप देखेंगे कि रवैये कैसे चेंज हो जाते हैं। सर, एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस साहब से, और उस मीटिंग के बाद आज चीफ साहब की तबीयत कुछ नासाज हो गई है और कुछ फैसले अब न जाने कुछ रद्दोबदल होगा। आरिफ भट्ट साहब, चीफ साहब कल आ रहे हैं सर, आके कुछ इस फैसले पे करेंगे, या मेरा ख्याल है अब नया बेंच तश्कील होगा और कोई कायम मकाम चीफ जस्टिस बनेगा, जिस तरह से खबरें कुछ र्यूमर्स ऐसे आ रहे हैं? सर देखिए, अल्लाह करे ऐसा कि ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर एक नई चीज़ जो हम समझते हैं कि अवाम पहले ही तकसीम है। तो अभी तक जो खबरें वो तो यही हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि वो सुबह 11:30 बजे सिर्फ इसी केस की हेयरिंग जो है वो उसकी समाप्त करेंगे, ठीक है, और कोई केस नहीं सुनेंगे। अब सुबह मॉर्निंग में इस बारे में पता चलेगा। अल्लाह करे उनकी सेहत जो है वो सेहत कामला अल्लाह ताला उनको दे, ताकि पाकिस्तान जो इस अहम मोड़ से गुजर रहा है, तमाम अवाम जो है उनके फैसले के मुंतज़िर है, और वो सुप्रीम कोर्ट का, अपनी अदालत का, अपने मुअज़्ज़ज़ जजों का अदब भी जानती है, एहतराम भी करती है, उनके फैसले को भी मानती है। ठीक है, देखें अभी नवीद इलाही साहब ने बरतानिया का भी जिक्र किया। देखें बिलाल साहब, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को मुकद्दस रखने के लिए जो यूरोपीय यूनियन थी उसको उन्होंने खुदाफिज कह दिया। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट, ये होते हैं फैसले।
असल चीज़ें जो होती है ना, हमने भले उनसे कुछ लिया है लेकिन सीखा हमने कुछ नहीं। अभी नवीद इलाही साहब ने खुद कहा कि जमहूरियत कुछ और है लेकिन ये सिस्टम कुछ और है। ठीक है, जमहूरियत जो है ये तो एक कंसेप्ट लिया गया था उन वक़्त के तमाम साम्राज्य कुव्वतों ने, यहाँ पर जो रियासती जो हदबंदी हो रही थी कि मैं जैसे पहले ही कहा कि जदीद रियासती तसव्वुर, इसका कोई माँ बाप नहीं है। ये कहाँ से लिया गया, ये किस आइडियोलॉजी से आया? हमारी आइडियोलॉजी तो हमारे दीन से वाबस्ता है। हमारे जो प्रिंसिपल जो लाइफ हैं वो ज़ाब्ता हयात हमने इस्लाम से लेना है, हम कलमा भी पढ़ते हैं। लेकिन ये सिस्टम कहाँ से निकला, मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ, ये सेकुलर सिस्टम है जिसका कोई माँ बाप नहीं, इसको बनाने वाले भी साम्राज्य कुव्वतें ही थी। अब उन्होंने जमहूरियत को जो मॉडर्न जिसे हम कहते हैं जदीद रियासती तसव्वुर, उसको एक और नाम दे दिया, एक और शक्ल दे दी, लेकिन सिस्टम वही रखा जो मैंने आपसे पहले ये कहा कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। कि उन जो भी साम्राज्य कुव्वतों के गुलाम थे या उनके ताबेदार थे जिसके ज़रिए वो अपने जो इलाके के रहने वाले लोगों के ऊपर जबर तशद्दुद से उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो बेनकाब हो रहे हैं इस मौजूदा हालात में, ये सिस्टम ना चलने की वजह से। देखिए खुद आपने ये कहा नवीद इलाही साहब ने कि ये सिस्टम में शर है खैर नहीं है। ठीक है, इस सिस्टम यानी कि ये जो डेमोक्रेसी इन्होंने बनाई जो कि जिसका माँ बाप नहीं, अगर ये चल भी जाती, ये चल जाए तो हो सकता है कि मुआशरे में कोई रहन सहन आ जाए, एजुकेशन मिल जाए, यहाँ पर सेहत मिल जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, तो लोग इस सिस्टम को अपना लें। असल चीज यह है कि ये सिस्टम अपनी शक्ल में भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं मुनाफिकाना अमल कहता हूं, जो झूठ और फरेब की हम सियासत का यहां पर जो बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि तमाम सियासी जमातों का स्टफ एक ही है, मटीरियल एक ही है। आप तरीके इंसाफ को भी देख लें, मैं कोई तरीके इंसाफ का तर्जुमान नहीं हूं, उनका भी स्टफ ऐसा ही है। इमरान खान को छोड़कर जितने भी नीचे हमने अभी भी जिनको उनको टिकटें मिली हैं, वो इमरान खान ने भी बता दिया कि मेरे पास कोई आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो पैसा लगाने के लिए सियासत में आते हैं, फिर उसके बाद अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन मकसद तो ये है कि अगर ये सिस्टम अपने फ्लॉज में जा रहा है, सिस्टम अपना बेनकाब हो रहा है, तो 24 करोड़ अवाम को तो बोलना चाहिए। वो अपने घरों में क्यों चुप करके बैठी हुई है? सर अवाम कैसे बोले भट्ट साहब? अवाम क्या, अवाम की सुनता कौन है सर? जी बिल्कुल, ये सही कहा। अवाम को तो यहाँ पर किसी ने पटवारी बना दिया, किसी ने यूथिया बना दिया, किसी ने जियाला बना दिया। मुझे बताएं कि खुद सियासी जमातें अवाम की तकसीम कर रही हैं, तो कौम किसको बनाएंगे? यहाँ पर जो सब कौम का नारा, ये पटवारी कौन है मुझे ये बता दें बिलाल साहब, ये यूथिया कौन है, ये जियाले कौन है? यही तो अवाम है। और सबसे बड़ी बात यह है बिलाल साहब, सबके सब गरीब हैं, सबके सब मुफलिस हैं, सबके सब बेरोजगार हैं, सबके सब इसी तबके के पिसे हुए, इसी तबके का जुल्म सहने वाले इंसान हैं। और उन्हीं के साथ वो तस्वीरें खिंचाकर इस सियासत में कोशिश करते हैं कि उनका कोई नाम आ जाए। ये सियासत नहीं है, ये एक इशराफिया का खेल है जिसके साथ उन्होंने अपनी खुशामदी बांधकर 24 करोड़ लोगों को अपने हिसार में लिया है। इसी हिसार से तो अवाम ने खुद निकलना है। देखिए आज अगर ये एक्सपोज होता हुआ सिस्टम भी अगर वो समझ नहीं पा रहे, अगर वो चाहते हैं, मैं कहता हूं कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के साथ भी आ जाएं, लेकिन ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता। ये सिस्टम खैर का नहीं है, शर का सिस्टम है। ये हक़ बातल में बातल का बनाया हुआ सिस्टम है। सब इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन यही है कि जिनके हकूक पर डाका डल रहा है, अगर वो तमाशा बनकर देखते रहेंगे बिलाल साहब, तो फिर तो कोई ऊपर से तो कोई फरिश्तों ने तो नहीं आना अवाम की मदद। अगर हम फैक्ट की बात करें ना, यहाँ पर जो गरीब अवाम है, अब यहाँ पर कोई शख्स भी इस सोसाइटी के अंदर जब कोई लैंड क्रूजर के ऊपर गुजर रहा होता है ना, किसी गरीब आदमी की जरूरत नहीं है कि उसका शीशा नॉक कर ले, उसको रोक ले, उससे गुफ्तगू करने का शायद कॉन्फिडेंस नहीं होता उस गरीब आदमी के अंदर। सिमिलरली तमाम सियासतदान जब प्रोटोकॉल्स में जा रहे होते हैं, अवाम तो इन्हें रोक नहीं सकती, इन तक रसाई भी नहीं है अवाम की, इनसे गुफ्तगू करना तो दूर की बात। तो ये लोग तो सिर्फ वोट लेने के लिए शायद कभी किसी को अपने हलकों में नजर आते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। और करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 की भी बल्कि 2 रह चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PDM तमाम इत्तेहादी, चूंकि वो इकट्ठे हैं। अब इन 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, हमारी इस टाइम पे सियासी जमातों के अंदर। मेरा आप दोनों से सवाल है, नवीद इलाही साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, क्या होना चाहिए यहाँ पे सर? इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है? यही ऑप्शन हमारे पास है सर, क्या करेंगे यहाँ पे? अवाम को क्या करना चाहिए? नहीं, पहले तो ये बात यह है कि इस तरह नहीं है कि तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ PDM है, सब ने अपने अपने इलेक्शन लड़ने सर, लेकिन इत्तेहादी है ना, इकट्ठे हैं, 13 जमातें इकट्ठी हैं इस टाइम। वो इलेक्शन के लिए नहीं होंगे,
इलेक्शन में आपको लगता है कि सब एक दूसरे के राइवल्स हो जाएंगे? अपने अपने उन्होंने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, बार बार उन्होंने कहा भी है। सीट एडजस्टमेंट की बात की गई, लेकिन उस पर एग्री नहीं हुए नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि दो ही मेन जमातें हैं, बाकी तो छोटी जमातें हैं सर। पीटीआई भी कर सकती है, एमक्यूएम से भी किया हुआ था, बाकियों से भी, पीएमएलक्यू से भी की हुई थी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सियासी दौ पेच जो है वो इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है, मैंने जो पहले अर्ज की और जिस पे उन्होंने सेकंड भी किया आरिफ साहब ने कि ये सारे हैं हसूल इक़्तिदार के लिए लगे हुए हैं, सिस्टम इस तरह का है। ठीक है कि आपने, और हर जगह पे जमहूरियत जो है, लोग एतराज़ करते हैं कि हमारा जो माजी है वो इस तरह का है कि हम जमहूरियत पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इस्लाम भी जमहूरियत की बात ही करता है। मुशावरत, जमहूरियत क्या है? मुशावरत है। तो इस्लाम के पहले खलीफा ही मुशावरत से, वोटिंग से उनको उन्होंने लेके आए पावर में, और हमेशा ये होता रहा। उसकी फिर खिलाफ वर्जियाँ होती नहीं, अलग आता है। रूह जो है, स्पिरिट जो है इस्लाम की, वो जमहूरी है। और यहाँ पे भी देखिए, मैंने ऐसे अर्ज़ किया कि जब आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, तो उसके कुछ शराइत हैं, वो शराइत पूरी करनी चाहिए। आप जो जिन अवाम का जिक्र कर रहे हैं, जो पिस रहे हैं साल से, उनको ये शऊर ही नहीं दिया गया, या उन्होंने शऊर लिया नहीं है, आपने एजुकेशन ली नहीं है कि आप खड़े हों और बात कर सकें अपने हकूक़ की। तो जब आप इस काबिल नहीं होंगे, देखें आप ऐसा शख्स को आप मशवरा चाह रहे हैं इकॉनमी पे, तो आप अपने ड्राइवर से तो नहीं मशवरा करेंगे, क्योंकि उसके पास तो वो डिग्री नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। तो ये अवाम का भी हाल है कि इनसे पूछते कोई नहीं है, उन्हें पता ये इनको हम जो है वो हैंडल कर लेंगे, हम अपने इक़्तिदार की तरफ बढ़ते रहें। और मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक का नहीं है, सारे, चाहे इमरान खान है, चाहे बाकी पार्टियाँ, सब इसी दौड़ में लगे हुए हैं। अब उसका तरीक़ाकार क्या है कि सोल्यूशन सर? हाँ, सोल्यूशन जो इसका ये है कि जो आवाम को सबसे पहले एजुकेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। जैसे आपने, सर इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, आवाम को एजुकेट करने में। रिसर्च कहती है कि इफ़ यू मैनेज टू कंडक्ट 2 फेयर इलेक्शंस, आपकी डेमोक्रेसी मैच्योर हो जाती है। हु इज गोइंग टू कंडक्ट 2 फेयर इलेक्शंस हियर इन दिस कंट्री? पहले तो मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला क्या है। ओके, कि आपकी जो मायूसी का आलम है ना, वो नहीं होना चाहिए कि देश के सामने दीवार है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक और है। मुल्कों की जो है जिंदगियों में ये वक्त जो है, साल लग जाते हैं, बेहतरी पैदा होनी शुरू हो जाती है रफ्ता रफ्ता। तो अभी से आगाज़ किया जाए, और जो लोग बैठे हुए हैं इर्द गिर्द, उनका काम, सब अपने अपने मगन है। जो वेल ऑफ है वो मगन है, चाहे वो सियासी नहीं भी है। जो थोड़ा सा ठीक है वो भी इस पर कह ठीक है मैं अपना कारोबार पे लगा रहा हूँ। आप देख लें, कोशिश की भी जो भी इन्होंने कि हम वो लॉन्ग मार्च करेंगे, 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं निकले। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपको लोगों को पहले शऊर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ सियासी पार्टी नहीं, और अपने अपने हलकों में करना पड़ेगा तमाम लोगों को। ठीक है, जब उनमें थोड़ा सा नॉलेज आएगा तो फिर वो सही लोगों को चैलेंज करेंगे। सर लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो शायद जान के अवाम को एजुकेट नहीं करना चाहते। अगर ये एजुकेट हो गए तो वोट नहीं देंगे या हमारी बात नहीं मानेंगे। सो दैट प्रॉब्लम, हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दैट? आप देखें ना, नुमाइंदे कौन आते हैं आपके जी, कि जो करोड़ों दे सकते हैं और करोड़ों लगा सकते हैं। सर यानी आपकी शायद आपके माशरे के बदतरीन लोग, आप भी कह सकते हैं। और उन्होंने जाहिर है कि जो करोड़ों लगाएगा उसने कमाने भी हैं। और हाल ये यहाँ पे जो शख्स इसमें ईमानदार होगा उसको देखेंगे वो शक शुबे की नज़र से, ये कभी आंखें भी दिखा सकता है, इसको थोड़ा सा होना चाहिए हल्का सा करप्ट। ठीक है, जैसे वो अंबर शहजादा कहते थे नीम करप्ट आवेगा, वो वाला काम वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत होता रहे, काम चलता रहे। तो मेरे नज़दीक इसके कोई शॉर्टकट्स नहीं है। हमें आदत है हॉकिज़म की, शॉर्टकट्स की। वो शॉर्टकट से कभी भी कौमें नहीं बनती हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जो इंतज़ार में होते हैं ना, कोई मसीहा आ जाए, लुकिंग फॉर मसीहा हो, वो भी नहीं होगा। ओके, उसका कभी इंतज़ार भी ना कीजिएगा। आपने खुद अपनी इनको सिस्टम को ठीक करना है, पार्टीज़ को ठीक करना है, और इन्हीं के ज़रिए, इसी इलेक्शन के ज़रिए, इन्हीं सिस्टम के ज़रिए आपने इनको ठीक करना है। वेलकम बैक नाजरीन। और हम बात कर रहे थे, नवीद इलाही साहब हमारे साथ थे। सोल्यूशन इस मुल्क के अंदर क्या हो सकता है? जिस तरह हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर अगर इंतखाबात की बात की जाए, कौमी असम्बली के लिए 15-20 करोड़ रुपया चाहिए, और सूबाई असम्बली के हल्के के लिए आपको 5 से 10 करोड़ कम से कम चाहिए है। इन हालात के अंदर कौन शख्स ये पैसे इन्वेस्ट करेगा, कौन यहाँ पर इलेक्शंस लड़ेगा? तो फिर जब इलेक्शंस उस शख्स ने लड़ने हैं जिसके साथ इन्वेस्टर्स होंगे या वो खुद से इन्वेस्ट करेगा, डेफिनेटली ही नीड सम, इसको क्या कहते हैं, IOU, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न चाहिए किसी बंदे को, और इसलिए शायद लोग पैसे लगाते हैं। नवीद इलाही साहब, इसके अलावा क्या हल है सर? कौन आम आदमी बगैर पैसों के इलेक्शन यहाँ पर जीत सकता है इस मुल्क के अंदर?
उसमें सर एक और बात पे भी मैं ये करना चाहूँगा कि आप ये देखें, सिर्फ तमाम पार्टीज़ का आप डिस्पोजिशन देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, उनके लीडर्स को देखें, तमाम यहाँ बिलियनर हैं या लाइफस्टाइल बिलियनर का है, तमाम महलों में रहने वाले हैं या बड़े घरों में रहने वाले हैं, उनका क्या सरोकार है बाकियों के साथ? इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितनी सिंसेरिटी का आलम है। सर क्या हमारे इलेक्शंस में ये मजबूरी है बिलियनियर होना, पैसे लगाना? क्योंकि गरीब आदमी जब अपने लिए फ्लेक्सेस नहीं लगाएगा, पोस्टर्स नहीं लगाएगा, यहाँ पे लोगों को पता नहीं चलेगा ये शख्स कौन है, तो कौन किसको वोट देगा? इसका बड़ा अच्छे तरीके हैं, बाहर ये तरीक़ेकार हैं कि पैसे आप लोगों को नहीं देते, पार्टी को फंड हो जाता है, पार्टी डोल आउट कर देती है अपने कैंडिडेट्स को, वो गरीब हो अमीर हो उनको पैसे दे देती है। सर पार्टी को फंड कौन देगा? पार्टी को ये जो फंड मिलते हैं वो पार्टी के नाम पे मिलते हैं, जो जेबों में डाल लिए जाते हैं। ठीक है, तो पार्टी के पास फंड आ जाते हैं, आप उन्हें इक्वली दे दें। आपका तो कानून भी कहता है पार्टी के अमीर लोग पुल इन करेंगे पैसा और गरीब लोग जो नहीं इन्वेस्ट कर सकते उनको मिल जाएगा जी, उनके बिहाफ पे पार्टी इन्वेस्टमेंट की जाए। आरिफ भट्ट साहब, हो सकता है, आपको क्या लगता है सर ऐसा हो सकता है? ये तो बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है जी। देखें, जमहूरियत इस्लाम में है, इसमें कोई शक नहीं, सूरह शुरा में अगर हम पढ़ लें, लेकिन वो है बाकिरदार लोगों से मुशावरत। जो इस्लाम की जमहूरियत है वहां पर बद किरदार की मुशावरत नहीं है। आप देख लें जो कंसेंसस बना था, किरदार को जांचने का पैमाना बड़ा, यही वजह वो 62 है ना जो इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पर उम्मीदवारों पर, वो वोटर पर भी होना चाहिए इम्प्लीमेंट कि जो करप्ट आदमी है, जो बदकिरदार आदमी है, सोसाइटी बता देती है, हमारी एजेंसीज बता सकती हैं कि उनका वोट का शुमार नहीं होगा। देखें, जो मैं इस्लाम की जमहूरियत की बात बताता हूँ, जब खलीफा वक्त का इंतखाब हुआ तो उस वक्त बाकिरदार लोगों से मुशावरत की गई। हमारे यहाँ बद किरदार लोगों को, अब बाकिरदार तो इसमें अपना किरदार ही अदा नहीं करते। 100% में से 30% जो होता है वो वोट की रेशो होती है, और तमाम जितना गुंडा, जितना बदमाश आप देखते हैं कि उन्होंने एक कब्जा किया होता है इलेक्शन के ऊपर। कब्जा ग्रुप बहुत बड़े सियासतदान हैं। वो लोग जो कि मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, वो तो बाहर ही नहीं आते। देखें, असल चीज ये है बिलाल साहब, जब गुर्बत इनकलाब पैदा नहीं करती, ये महनी एक फलसफी का फरमान है, तो फिर जहालत पैदा करती है, फिर बगैरती पैदा करती है, फिर मुजरम पैदा करती है। शौर की हम बात कर लें तो शौर, मुझे बताएं, शौर तो दूसरों के लिए है। मैं यानी कि जानवर और इंसान में फर्क क्या है? शौर, जानवर सिर्फ अपने लिए जीता है और इंसान शौर लेकर दूसरे, यानी कि शौर दूसरे, इंसान की पहचान ये है कि जिसे हम शौर कहते हैं वो तो दूसरों के लिए है। इंसान का जो जीना वो तो दूसरों के लिए है। मुझे बताएं, हमारी सोसाइटी को जो लीड करने वाले यहां पर हैं, उनके अंदर शौर नहीं है, तो जिनको रोटी भी नहीं मिलती, जो पिस रहे हैं, उनके पास शौर कैसे आएगा? उनको कौन देगा? असल में सबसे बड़ी बात यह, यहां का जो बाइलम है, जो तबका है, जो सरमायादार तबका है, अगर उसके अंदर शौर आ जाए तो वो तो दूसरों को डिलीवर करना शुरू कर दे। अगर वो डिलीवर कर दे तो कोई इनकलाब नहीं आ सकता। यही वजह है, मसीहा की तलाश है इस कौम को। इस कौम को आज तक मसीहा मिला ही नहीं है, वो वाह इल्म जो कि सिर्फ खुदा की रजा के लिए इस कौम को यकजा करे, खुवत करे, बेदारी करे, इसके अंदर शौर लेकर आए। और ना वो सरमायादार, वो अपने फायदे के लिए है। इल्म भी अपनी इल्म फरोशी के लिए है, वो अपने कलम के पैसे ले लेता है, वो किसी की खुशाबत में चाल के सीधे लिख देता है। नीचे जो 24 करोड़ अवाम जिसके पास ना वसाइल है, ना उनके पास कोई और मामला है, उनके लिए तो कोई दर्द रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शौर तब आता है जब तक पेट में रोटी होती है। यहां पर तो पेट में रोटी कहां से आएगी? जो एक आम तबका है, वो जो सिलसिला चल रहा है, 20, 25 या 30 हजार में कोई अपने घर का बजट बना रहा है। यही तो अफरा तफरी है चंद लोगों के हाथों में कि इस कौम को हजूम बना दिया, मुंतशिर कर दिया। और बिलाल साहब, जब कौमें हजूम बनती हैं, जब कौमें मुंतशिर होती हैं, तो फिर हर बंदा लीडर होता है। ठीक है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है वो लीडरशिप की रोल मॉडल को मानती है, तालीमात को मानती है। हमारे प्रिंसिपल क्या हैं, हमारे असूल क्या हैं, हमने अपने दीन से लेने हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है। जब तक हम उसमें रिवर्स नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे, हमसे तो सब कुछ छीन लिया गया है। हमारी हुर्मत छीन ली गई, खुद हमारी जो नफ्स, जो अब हमारा जो नफ्स खुददारी है वो छीन लिया गया, क्योंकि हमारे पास वो मुआशी जरूरत, पेट ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। अब सुबह से देख ले, जो पड़ा हुआ तबका है, जो लीड करता है, उसका भी मकसद पेट है। और जो बेचारा गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करता है, वो भी अपने पेट के लिए दर बदर भटकता है। ये पेट की लड़ाई, जहालत की लड़ाई है। यहां पर बेदारी की जरूरत है, जो शौर दे, वो बाइलम तबका जो खुदा की रजा के लिए लोगों को यकजहती की तरफ लाए, इस फलसफे पे कि मैंने मरकर इस दुनिया से चले जाना है। सब तो इस दुनिया को अपनी जागीर समझ रहे हैं। यहां पर मौत भी बिकती है।
ये बताकर कि मैंने एक दिन मर जाना है लेकिन उसको लूट लेना है मैंने। सही कह रहे हैं, डेड बॉडीज का दौर है, डेड बॉडीज डिलीवर नहीं होती हॉस्पिटल से जब तक आप बिल क्लियर ना कर दें, जब तक आप अपने तमाम बिल्स पे ना कर लें। आई हैव लास्ट मिनट, और मैं चाहूँगा नवीद इलाही साहब, जिस तरह से हमें बताया आरिफ भट्ट साहब ने और जो बातें की, ऑब्वियसली सोल्यूशन यही है, होना यही चाहिए, लेकिन इस मुल्क में ये होता नज़र नहीं आ रहा कि किसी के अंदर एहसास जागे आवाम के लिए, गरीब के लिए। क्या आपको ऐसा कुछ नज़र आता है दैट इन द नियर फ्यूचर हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है कि गरीब के लिए कोई काम हो सके? सर जी बिल्कुल ठीक है, जो भट्ट साहब कह रहे हैं बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे शऊर से ज़्यादा शोर है। असल में तो मसला ये है कि अब जैसे मैं शऊर की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मास्टर डिग्रीज हासिल कर लें। और जो मैंने बात मसीहा की आप देखिए कि जो सक्सेसफुल सिस्टम्स हैं उनको आप उठाएंगे ना, रेप्लिकेट कर लें आपको, यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। वेस्ट जो है एक कामयाब सिस्टम उनका चल रहा है डेमोक्रेसी का, उन्होंने किसी मसीहा का इंतजार किया, उन्होंने अपने सिस्टम को, आपका सिस्टम ही आपका मसीहा है, तो सारों ने लग के उस सिस्टम को ठीक करना है। वो ज़्यादा आसान है, आप इंतजार में लगे रहेंगे अगले 70 साल के कोई आ जाए और वो इस नाम पे लूट के आपको जाते रहेंगे। यहाँ जो मसीहा बनता नजर आता है वो भी बाद में कहते हैं जी ये तो फरिश्ता नहीं था, ये तो कोई शैतान निकला है। जो फरिश्ता पे तो सिचुएशन यही चल रही है गुज़िश्ता कई डेकेड जी, वो आप फरिश्तों को भी लाएंगे ना जी, ही वुड बी करप्टेड, अगर क्योंकि उसके पास उसको मसीहा समझ रहे हो, मजबूरियाँ बन जाएंगी उसकी। हाँ जी, आपका सिस्टम आपका मसीहा है, उसको ठीक करें, सिस्टम को ठीक करना चाहिए, और सिस्टम को ठीक करना ही इस मुल्क के अंदर सोल्यूशन है। और जिस तरह से हमने देखा अब कंसेंसस होने जा रहे हैं तमाम सियासी जमातों के दरमियान, तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, अल्लाह करे कंसेंसस हो जाएं, क्योंकि अगर ये होंगे तो ही तमाम सियासी पार्टीज़ का फ़ायदा है। अगर ऐसा ना हुआ तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी इन्हीं सियासी जमातों को होगी, सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं तमाम सियासी जमातों का होगा अगर इन्होंने आपस में मुज़ाकरात ना किए तो। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नवीद इलाही साहब, आरिफ भट्ट साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका देखने का बहुत शुक्रिया, और मैं दोबारा से अपनी तमाम सियासी जमातों से, तमाम होल्डर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बैठकर एक डेट डिसाइड करें। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब बड़े अरसे से, बड़ी देर से ये बात कह रहे हैं कि प्लीज़ आपस में खुद ही बैठ के डेट डिसाइड कर लें। अगर नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंटरवेन इसलिए करना पड़ता है। आप सबका देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।